कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि बीकॉम फर्स्ट ईयर अभी व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आपको एक टॉपिक पढ़ना है लागत के प्रकार। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो लागत के प्रकार का आपको क्लियरली भेज रही हूँ। ठीक है, लागत का अर्थ क्या होता है? लागत का अर्थ पहले हमें आपको परिभाषा में लिखना पड़ता है। लागत का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के निर्माण में लगने वाले कुल व्यय। ठीक है, एक वस्तु के निर्माण में जो जो कुल खर्चे लगते हैं, क्या क्या खर्चे लगेंगे? मटेरियल लगेगा, सामग्री लगेगी, श्रम लगेगा, उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करने या प्रक्रिया करने के व्यय लगेंगे, है ना। तो ये सारे जनरली ये ऊपरी व्यय या खर्चे होते हैं जिसे हम लागत कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में आप पढ़ रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में, तो आप पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे लागत लेखांकन करके। ठीक है, तो अभी आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र में ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अनुसार लागत किसे कहते हैं और उसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मैं आज वो वाले प्रकार को डिस्कस कर रही हूँ जिसमें डायग्राम नहीं बन रहा, सिंपल परिभाषाएं हैं। और कई बार सिर्फ इनके नाम से पूछता है कि क्या परिभाषा है। मैंने परिभाषा देखिए लिखी नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके इसको वीडियो को देख के समझते नहीं हैं और सिर्फ रटते का काम करते हैं। तो इसके कारण आप सिर्फ इन वीडियो को देखें ध्यान से, आपको इसकी परिभाषा भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो लागत के प्रकार में सबसे पहली परिभाषा है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट, इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए मैं लिख दूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं योगेश, अगर आप इंग्लिश मीडियम है बच्चे तो दिख रहा है स्पष्ट लागतें, है ना। ठीक है, और ये स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें तो आता भी है कई बार नाम से, तो कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि स्पष्ट लागत किसे कहते हैं। ठीक है, तो जनरली इंग्लिश का एक्स से याद रखिए, एक्स का मतलब होता है बाहरी व्यक्तियों को भुगतान। ऐसे जितने भी व्यय हैं, ऐसे जितनी भी लागतें हैं जिनका भुगतान संस्था के बाहर किया जाता है। बाहर मतलब संस्थान के अंदर जितने भी कार्यरत लोग हैं या संस्था के मालिक हैं, उसको छोड़कर बाहरी व्यक्तियों को जो भी भुगतान होता है वो स्पष्ट लागतें हैं। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि मैम सभी लोग तो बाहरी व्यक्ति हैं, आप श्रमिक को पेमेंट करेंगे बाहर है, बिजली का बिल पेमेंट करेंगे वो भी बाहर है, आप लोडिंग अनलोडिंग कराएंगे वो भी बाहर है, तो ये वो सभी स्पष्ट लागतें हैं। तो ऐसी सभी व्यय जिसका भुगतान संस्था में, किसी भी संस्था के बाहर कर्मचारियों को या बाहरी रूप पर जो भी व्यय किए जाते हैं वो सभी स्पष्ट लागतें हैं, इसीलिए इन्हें बाह्य लागतें भी कहा जाता है, आउटसाइड कॉस्ट। फाइन, एक्सप्लिसिट। तो अब इसका मतलब ये भी होगा कि इकोनॉमिक्स में कुछ लागतें होंगी जिसका पेमेंट हम संस्था के अंदर भी करेंगे, राइट। अगर स्पष्ट है जो बाहरी को भुगतान है तो अंदर भी होगा, उसे हम कहेंगे अस्पष्ट लागतें। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज इन इंग्लिश इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट का उल्टा होता है इम्प्लिसिट। ठीक है, इसी को व्यक्त और अव्यक्त भी लिखता है ना जी, मैं ये बता दूं यहाँ पे एग्जाम में एक बार व्यक्त और अव्यक्त करके भी ये नाम से आया हुआ है ना। तो व्यक्त लागतें मतलब जो बाहरी व्यक्तियों को भुगतान की जाती है, कुछ भी लिख देते हैं ना, व्यक्त की जाती हैं या नहीं व्यक्त की जाती, आप अपनी मर्जी से परिभाषाएं ना बनाएं। व्यक्त लागतें जिसका भुगतान बाहरी व्यक्तियों को किया जाता है, इतनी है परिभाषा और नो डायग्राम, आपको एक्सप्लेनेशन है क्योंकि टाइप्स इतने सारे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पेज एक ही में भरना है। ठीक है, अव्यक्त लागतें जिसका भुगतान संस्था के अंदर संस्था के मालिक या संस्था के प्रबंधकों को ही किया जाता है। तो अब ऐसे कौन से व्यय होंगे जिसका भुगतान संस्था के मालिक को ही किया जाएगा? सिंपल सा एग्जाम्पल है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, पूंजी कौन लगाता है? संस्था का मालिक लगाता है। तो पूंजी पर ब्याज किसको मिलता है? संस्था के मालिक को मिलता है। ठीक है, पूंजी पर ब्याज, या अगर वो खुद ही मैनेजमेंट करता है, अपनी संस्था का पूरा मैनेजमेंट का काम खुद करता है, प्रबंधक का काम करता है, तो प्रबंधक का वेतन या प्रबंधक की जो सैलरी रहती है उसके वो खुद पेमेंट लेगा। या मैं अगर बॉस हूँ और मैं ही मैनेजमेंट कर रही हूँ तो उसकी जो सैलरी है, मैनेजर की सैलरी, वो मैं ही लूँगी ना। तो वो क्या है? पूंजी पर अस्पष्ट लागत। तो समझिए कि आप संस्था के मालिक को जो भी पेमेंट करेंगे या संस्था के प्रबंधकों को पेमेंट करेंगे वो अस्पष्ट है, अस्पष्ट। और संस्था के बाहर जो जिन भी व्यक्तियों को पेमेंट कर रहे हैं वो सभी है स्पष्ट लागतें। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, डायग्राम नहीं है, सिर्फ परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखने हैं। ठीक, फिर है आर्थिक लागतें। आर्थिक लागत, कंफ्यूज मत होइए, दोनों स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत दोनों के योग को आर्थिक लागत कहा जाता है, दैट्स इट। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि ये दोनों का योग है आर्थिक लागतें, तो निश्चित रूप से ये
ज़्यादा होगी, है ना, इसकी जो इसका जो योग होगा वो स्पष्ट और अस्पष्ट से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का टोटल है। और इसमें एक और पॉइंट लिखा जाता है कि इसका अर्थ ये भी है कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जो होता है वो आर्थिक लागतों को स्वीकार करता है। ठीक है, जब आप फाइनल ईयर में इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकम टैक्स जो है वो सभी आर्थिक लागतों को स्वीकार नहीं करता। अगर आप खुद को पेमेंट कर रहे हैं, पूंजी पर ब्याज मैं खुद को पेमेंट कर रही हूँ ना, तो इनकम टैक्स इसको स्वीकार नहीं करता कि खुद को पेमेंट को हम स्वीकार नहीं करेंगे जी। लेकिन आय जो आपका इकोनॉमिक्स है वो आर्थिक लागतों मतलब दोनों के योग को स्वीकार करता है। तो सिंपली लिखिए स्पष्ट प्लस अस्पष्ट, ऐसा लिखिए स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत का योग जो होता है वो है आपका आर्थिक लागत। इज इट क्लियर? अच्छा, इंग्लिश वाला बच्चा इकोनॉमिक कॉस्ट, योगेश के लिए मुझे अलग से बताना पड़ता है, मैं भूल जाती हूँ बेटा। ठीक है, देन इट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। अवसर लागत बहुत बार आता है, नाम से ही आता है परिभाषा। ठीक है, अवसर लागत किसे कहते हैं? तो अवसर लागत को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ। सपोज आपको आपकी लाइफ में दो प्रकार की नौकरियों का ऑफर मिला। ठीक है, एक नौकरी है जो आपको रायपुर में मिल रही है, ठीक है, आपके घर के पास मिल रही है। दूसरी नौकरी आपको मिल रही है जामगांव में, राइट, मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, रायपुर की नौकरी की जो सैलरी है वो कम है, सैलरी कम है, लेकिन ये आपके घर के पास है, इसके काम के घंटे बहुत कम लगते हैं, ज़्यादा दूर आपको आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है कि ये प्राइवेट भी हो। खैर मैं अपने उदाहरण को हटा के सीधा पूछ रही हूँ। अगर आपको दो प्रकार की नौकरियों का ऑफर मिला, एक रायपुर में है और एक जामगांव में है। ठीक है, यहाँ की सैलरी ज़्यादा है और यहाँ की सैलरी कम है। ले लेती हूँ कि सपोज़ रायपुर में आपको मिल रहा है 20,000 रुपये प्रति माह और जामगांव में मिल रहा है आपको 30,000 रुपये प्रति माह। ठीक दिख रहा है स्टूडेंट्स? तो यदि आप रायपुर की नौकरी को त्याग करके जामगांव की नौकरी को स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो जो ये त्याग जिसका आपने त्याग किया, त्याग की लागत, वही है अवसर लागत। ठीक है, आप इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे? परिभाषा में लिखा जाता है, अवसर लागत की परिभाषा लिखी जाती है इंग्लिश में लिखी जाती है, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और हिंदी में लिखते हैं इसको द्वितीय श्रेष्ठ विकल्प की लागत। द्वितीय विकल्प की लागत, श्रेष्ठ लिखा है ना, द्वितीय श्रेष्ठ विकल्प की लागत। आपके पास दो विकल्प थे, है ना, जामगांव और रायपुर। फर्स्ट श्रेष्ठ क्या था आपके पास? जामगांव, क्योंकि आपको 30,000 की सैलरी दिख रही थी। द्वितीय श्रेष्ठ क्या था? रायपुर, जहाँ पे 20,000 की लागत थी। तो इसीलिए हम बोलते हैं सेकेंड बेस्ट की लागत, द्वितीय श्रेष्ठ विकल्प की लागत थी, वो है आपकी अवसर लागत, राइट, फर्स्ट की नहीं। तो अगर आप इसको स्वीकार करके इसका त्याग कर रहे हैं तो ये अवसर लागत है। हो सकता है कि आप रायपुर को स्वीकार करें, जिसका भी त्याग करेंगे वो अवसर लागत है। रायपुर को स्वीकार कर लीजिए तो जामगांव की लागत जो है वो अवसर लागत बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा के दृष्टिकोण से भी। इसको थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ेंगे अलग से शॉर्ट नोट में कि अवसर लागत, अभी सिर्फ परिभाषा में बता रही हूँ कि अवसर लागत क्या होती है। तो अवसर लागत मतलब द्वितीय श्रेष्ठ विकल्प की लागत को अवसर लागत कहा जाता है। आप उदाहरण लिखिए, ये जॉब का या किसी भी उत्पादन का, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इसको इंग्लिश में बोला था रियल कॉस्ट। ठीक है, वास्तविक लागत में वास्तविक लागत को इकोनॉमिक्स में किस प्रकार समझाया जाता है, इसे मैं थोड़ा सा और आपको एक उदाहरण से समझाऊं कि सपोज यदि मैं जामगांव आज जॉब करने के लिए आती हूँ, तो इस जामगांव आज जॉब में करने के लिए मुझे बहुत सारे टाइम देना पड़ता है, मेरी फैमिली को बहुत सारा तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहती, मेरे बेटे की पढ़ाई वेस्ट होती है। ठीक है, बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं, मेरे फादर को भी तकलीफ़ होती है। ठीक है, मतलब मेरी फैमिली कहीं ना कहीं इस तकलीफ़ को झेलती है और हर व्यक्ति की रहती है ना। अगर एक बंदा बाहर जॉब करने के लिए जाएगा तो सबको कुछ न कुछ प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। ठीक है, तो वास्तविक लागत यही लागत है। ठीक है, किसी भी वस्तु के उत्पादन में, या ऐसा लिखा जाता है कि वास्तविक लागत में केवल व्यय की जाने वाली लागतें शामिल नहीं हैं, बल्कि उस किसी कार्य को करने के लिए जो बहुत से कष्ट, लिखा है परिभाषा में ऐसे लिखा है, कष्ट, त्याग एवं तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, उन सब के व्ययों को या उन सब की कीमतों को भी शामिल किया जाता है।
इसको इंग्लिश में लिखा जाता है फॉरबियरेंस कॉस्ट, मतलब एक चीज़ को पाने के लिए आपने किसी दूसरी चीज़ के लिए कष्ट उठाया, तकलीफ उठाई, ठीक है, तो उसकी जो लागत है, उसके जो व्यय हैं वो सभी वास्तविक लागत। तो वास्तविक लागत एक्चुअली में रियल कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ योर फॉरबियरेंस, आपके कष्ट तकलीफ़ों की कीमतों को वास्तविक लागत कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट देखिए, इसमें इन सभी परिभाषाओं में कहीं डायग्राम नहीं है। इसके बाद जो परिभाषाएं स्टार्ट होंगी, जैसे मैं नीचे चार्ट बना के रखा हुआ है, वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रही हूँ, उसमें डायग्राम बनेगा। फिर है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत इज अ मॉनिटरी कॉस्ट, मॉनिटरी कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी सभी लागतें जिसे हम मुद्रा के रूप में भुगतान करते हैं, मुद्रा के रूप में भुगतान करते हैं, वो है मौद्रिक लागतें। तो इसका मतलब कुछ लागतें ऐसी होती होंगी जिसको हम मुद्रा में भुगतान नहीं करते। सोचिए जरा, खैर आप लोग सोचने में टाइम लगाओगे तो मैं इसी में वीडियो में बता दूं। डेप्रिसिएशन, हास आपका व्यय है, लेकिन उसे मुद्रा में भुगतान करते हैं क्या? नहीं। हास, डूबत ऋण का प्रावधान, ये सभी मुद्रा के रूप में प्रावधान नहीं होते, लेकिन खर्चे तो हैं, ठीक है। तो मौद्रिक लागतों में हम सिर्फ वही व्यय शामिल करते हैं जिसे हम मुद्रा में भुगतान करते हैं। तो लागतों के प्रकार में एट दिस टाइम आपने ये 6 लागतों के प्रकार पढ़े हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स इसका नोट्स बना लीजिएगा और कुछ भी डाउट हो तो फिर से पूछिएगा। इनमें कोई डायग्राम नहीं है। इसके बाद जो लागतें होंगी अल्पकालीन और दीर्घकालीन, उसमें डायग्राम है, ठीक है। थैंक यू सो मच।